तो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है काली लड़की की सोच। मैं बरसों बाद अन्नी के घर गई। उसकी भाभी आभा मुझे अपने कमरे में ले गई। थोड़ी बहुत बातें के बाद जब वह चाय बनाने गई तो मैं टेबल पर पड़ी डायरी उठाकर अलटने पलटने लगी। वह अन्नी के भाई अजय विश्वास की डायरी थी। जो पन्ना खुला उसे देखकर पढ़े रह बगैर मैं बरसों बाद अन्नी के घर गई। उसकी भाभी अभा मुझे अपने कमरे में ले गई। थोड़ी बहुत बातें के बाद जब वह चाय बनाने गई तो मैं टेबल पर पड़ी डायरी उठाकर अलटने पलटने लगी। वह अन्नी के भाई अजय विश्वास की डायरी थी। जो पन्ना खुला उसे देखकर पढ़े बगैर रह नहीं सकी। वह कहीं यूं था, मेरी प्यारी बहन अन्नी, आज तुझे हमसे बिछड़े हुए 28 वर्ष हो गए हैं। अगर तू अब होती तो देख पाती कि देह के रंग के कोई विशेष मायने नहीं होते। तेरे जाने के बरस बाद जब मेघा जन्मी तो मुझे लगा जैसे तू की घर लौट आई। उसमें मैंने हमेशा तुझे देखा, मैंने उसे नहीं, जैसे तुझे पाला। तेरे अंतहीन अपराजय अपवाद को निर्मूल कर देने की धुन में उसे पूरी तरह आत्मनिर्भर और सक्षम बना दिया। तेरी इस भतीजी ने आईआईटी की रुकड़ी बी ट्रैक इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉप किया। डिफेंस कॉलेज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी से एक टॉप में भी टॉप भी करने के बाद उसे ही आरडीओ द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम में भारत के 10 युवाओं में से एक चुना गया। वही उसे अपेक्षाकृत कठिन कोर्स गाइडेड वेपन के निर्माण के लिए चुना गया। उसके यानी तेरे सातों आसमान तक उसकी यानी तेरी मुट्ठी में कैद हो गए। जब उसे भारत की जटिलतम मिसाइल निर्माण के लिए वैज्ञानिक की टीम का प्रमुख चुना गया। सफल होने के रास्ते तो और भी हो सकते हैं अन्नी, पर मैंने उसे वहीं भेजा क्योंकि वैज्ञानिक परीक्षण वैज्ञानिक की देह का रंग देखकर सफल या असफल नहीं होते। अब उसका जीवन उसके रंग रूप से हो तो प्रभावित होने नहीं जा रही अन्नी। पता है, तेरी इस काली स्याह भतीजी मेघा के सामने एक से एक गोरी लड़कियां के सौंदर्य फीकी पड़ गए हैं। सहपाठी लड़कों के पुरुषत्व के घमंड में प्रधान बनने के सारे अभिमान उसके व्यक्तित्व से टकराकर चूर चूर हो गए हैं। काश तू भी अभी जन्मती अन्नी, तब जबकि मैं इतना बड़ा था, तब तुझे यूं हिम्मत हारनी नहीं पड़ती मेरी प्यारी बहन। बाबूजी ने हम तीनों भाइयों की अच्छी शिक्षा के लिए सीमित साधनों का हवाला देकर तेरी शिक्षा कुर्बान कर दी। उस समय मेरे लाखों समझने पर भी वह नहीं समझे कि उनके घर में जन्म लेकर तू पराया धन नहीं हो सकती है। विवाह तो हम सबके भी हुए ही, चल मैं तो उनके पास रह गया, पर बाकी दोनों भाई तो परदेश जाकर उसके पास उतना ही नहीं आ पाए जितना तू आ पाती अपनी ससुराल से उनके पास। बाबूजी की पुरानी सोच पर उन्हें क्षमा कर देना अन्नी। तेरा दुख मैंने हमेशा समझा। तुझे आशा बांधने और समाज को राह दिखाने के लिए ही मैंने इतनी अधिक सांबली आभा से विवाह किया था। कितना नाराज हुए थे माँ बाबूजी दोनों आभा से विवाह के नाम पर। उन्होंने तो उसे आज भी मन से स्वीकार ही नहीं। तू तो अच्छी तरह जानती थी, फिर इस तरह हिम्मत क्यों हारी तूने? जब से तू गई है तब से मेरे मन में तो सिर्फ काली लड़कियां ही घूमती रहती है अन्नी, जैसे उन सब की कुशलता की जिम्मेदारी मेरी ही हो। इस बार मैंने तुझे यानी तेरी भतीजी मेघा को काले गोरे को के पजरे से निकाल कर आत्मविश्वास का अंत आकाश उसकी मिट्टी में भर कर उसे यानी तुझे पूर्ण सक्षम बनाया है। अब तो तू खुश है ना अन्नी? दिनांक 13 अप्रैल 2009 अन्नी के भाई के उसके नाम यह पत्र पढ़कर तो ऐसा लगा जैसे अन्नी फिर से मेरे सामने आ खड़ी थी। उसकी एक एक बात जैसे मेरे कानों में गूंज रही थी और उसके जीवन से जुड़ी हर घटना जैसे पुनर्जीवित होकर मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। उसकी एक बात जैसे मेरे कानों में गूंज रही थी और उसके जीवन से जुड़ी हर घटना जैसे पुनर्जीवित होकर मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। मैं बचपन में अन्नी की सहपाठी मित्र रही थी और उसकी पड़ोसन भी।
अपनी अल्हड़ बुद्धि के साथ उसे संभाल देने का प्रयास तो बहुत किया था मैंने, पर मेरा ब्याह बहुत जल्दी हो गया और अन्नी अकेली रह गई थी। फ़ोन नहीं थे उस समय हमारे घरों में। पत्रों से कितना ठानसत बांधता भला। अपने ब्याह से पूर्व उसकी लगभग हर व्यवस्था मैंने अपने कानों से सुनी थी। सिर्फ सुनी ही नहीं, काफ़ी कुछ अपनी आंखों से देखी भी थी। मैंने उसकी व्यवस्था, जिसे उसने बहुत ही बेरहमी से ख़त्म किया था, मैं उसकी व्यवस्था कथा और उसकी खुद की बेरहमी को कभी एक दिन भी तो भुलाकर जी नहीं सकी। पर मैं आज आपको उसकी व्यवस्था सुनाकर उससे जुड़ा अपना दुख शायद थोड़ा कम कर पाऊँ। 3 भाई थे अन्नी के, 2 विदेश चले गए थे। सबसे छोटा अजय इंजीनियरिंग करके अपने ही शहर में नौकरी कर रहा था। सबसे छोटी और इकलौती बहन थी अन्नी, काली स्याह अन्नी। सचमुच बहुत ही काला रंग था उसका, मैला मैला सा, छोटी छोटी गोल गोल आंखें, सलेटी रंग के होठ और सिर पर उलझे उलझे काले घुंघराले वाले का बेतरी तो छना छत्ता। पिता जैसा पक्का रंग, माँ जैसे होच पोंछ, नौन नक्श और ठिगनी रास। पढ़ाई के नाम पर भी उसके पिता उसे आर्ट्स में ग्रेजुएट ही करा पाए थे, वो भी प्राइवेट, जिसके इस गलाकाट प्रतियोगिता वाले समय में मायने ही क्या है। फलस्वरूप उसका मन रसोई में रम गया था। पाक कला की शौकीन और प्रवीण अन्नी खूब बनाती, खूब खिलाती और खूब खाती भी। इस स्वादिष्ट शौक के चलाने कब उसका शरीर उसकी उम्र से बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। उसमें किसी लड़के या लड़की को पसंद करने योग्य कोई विशेष तो क्या साधारण बात भी दिखाई नहीं दी, तो क्या कोई भी गुण दिया ही नहीं था प्रकृति ने उसे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसे तो गुण की खान भी कहा जा सकता था। उसकी निर्दोष खिलखिलाहटें, उसकी दुर्लभ निश्चलता, घुले पारदर्शी कांच सा साफ मन और अपने पराये हरेक के लिए उसकी छोटी छोटी आंखों से झांकता स्नेह का विशाल सागर, क्या ये वो विशेषता नहीं है जिन्हें उसके गुणों में सम्मिलित किया जा सकता है। परंतु बाजारवाद के इस अंधे युग में अक्सर खूबसूरत कवर में घाटिया चीजें खरीद लाने वाले लोग आंतरिक सौंदर्य के याचक होते ही कहाँ हैं। अन्नी भी दूसरी सभी लड़कियों की तरफ अपने अंतस में छिपाकर अपने सपनों के राजकुमार की रचना बड़ी तरतीब से करती। उसमें कौन सी विशेषताएं हो और कौन से अवगुण ना हो, सावधानी से तय करती। सपनों का राजकुमार आता तो जरूर, पर उसकी झलक मात्र पाकर उल्टे पांव भाग खड़ा होने का आतुर रहता। फलत अन्नी को अपने ही द्वारा सावधानी से घड़ी सपनों के राजकुमार की उस मूरत को मजबूर होकर रेत के घरौदे सा मिटा देना पड़ता। खुशी खुशी फिर से सपनों के नए राजकुमार का सृजन कर्म तेजी से चलता। ठीक वैसे ही जैसे विश्वकर्मा पल भर में कोई पूर्ण व्यवस्थित नगर बसा दें। आरंभिक आविष्कार तो उस जिंदादिल लड़की की आशा को पराजित नहीं कर सके, परंतु निरंतर अस्वीकार की दलदली जमीन में उसकी आशा धीरे धीरे धंसती चली गई। वह उससे निकलने को जितना छटपटाती, अस्वीकारों की दलदल उसे उतनी ही नीचे खींचती जाती। प्रतिक्रिया स्वरूप निराशा और हताशा अपना आकार बढ़ाती ही चली गई। उस अनभिज्ञ भोली लड़की को अपने काली क्रूप होने के इस कदर दुष्परिणाम का तो अभी तक गुमान भी नहीं था। वो इस तरह हतप्रभ रह गई जैसे किसी को अकस्मात पता चले कि उसका सब कुछ लूट चुका है, यहाँ तक कि उसके पैरों तले की जमीन भी उसकी अपनी नहीं है। अब गहरी चिंता में डूब चुकी अन्नी अपलक जगाती हुए रातों में प्राण लेवा निशान से निपट अकेली ही जूझती। कभी बेतहास आंसू बहाती, कभी माता पिता के संसर्ग के क्षणों को कोसती, सोचती कितनी घृणा और कुत्सित विचार भरे होंगे उस क्षण परस्पर उनमें उनके मध्य
संभत मात्र काया की मिलन करती रही होगी, पर मन किंचित भी प्रफुल्लित न हुए होंगे दोनों के। अन्यथा सृजन के उन सुंदरतम कोमल क्षणों का प्रतिदान उसकी इस महाकुरूप काया को क्यों कर प्रकट। कभी सोचता कि वह कहीं माता पिता के प्रेम में फ्रेब और कपट की प्रतिछाया तो नहीं, वरना तीनों बड़े भाई इतने कुरूप काले क्यों न हुए। उसने कहीं सुना था कि पति पत्नी में से जो भी अपनी बात दृढ़ता से मनवा लेता हो, संतान उसी का रंग रूप ग्रहण कर लेती है। तो क्या माता पिता दोनों ही बराबर की जिद करते रहे होंगे? जिद भी बेढंगी, जिसकी वजह से दोनों के व्यक्तित्व के मात्र दुर्गुण ही आए। उसमें मलाल करती कि काश माँ का रंग और पिता के नैन नक्श भी उसे मिल गए होते तो वह इतनी काली कुरूप तो नहीं हुई होती। वह रह रह कर अधीर हो उठती, स्वयं से ही अनेक निर्मल प्रश्न करती, क्यों क्यों क्यों, आखिर क्यों नहीं पहचानता कोई मन की अच्छाइयों का अप्रतिम रूप, क्यों नहीं देखता कोई प्रेम की स्निग्धता, संपर्ण का चमकता उजाला रंग, देह पर चढ़ी झीनी काली परत क्यों हावी हो जाती है इंसान की इन भारी भरकम अच्छाइयों पर। अन्नी ने एक बार माँ को अपनी एक सहेली का वजन कम करने के लिए जिम जाना बताया और दूसरी का ब्यूटी पार्लर जाना, इस आशा के साथ कि माँ प्यार से कहेगी, अन्नी बेटा तू भी चली जाए कर जिम और ब्यूटी पार्लर अपना रंग रूप निखारने। पर उसकी आशा के विपरीत लड़के बालों के घर से कल ही हुई न से झुंझलाई हुई निपट गवारी माँ उस पर चिल्ला कर पड़ी, दुनिया की होड़ करो बस, खुद की शकल सूरत तो देखो मत, उन्हें देख और खुद को देख। यूं भी उनके बाप तो रिश्वत की कमाई बोरे भर भर लाते हैं, तेरे बाप से कमाई गई ऊपर की कानी कौड़ी भी तो तुझे ब्यूटी पार्लर भेजूं, इतना शौक चढ़ा है, गोरी होने का तो खड़िया रगड़ ले। कसरत करने जिम जाएगी महारानी, घर का काम करो, कौन सी कसरत बड़ी है इससे, सारा दिन बकरी की तरह चर चर कर बोरे सी फूल गई। कौन जाने मेरे किन पापों कर्मों का फल दिया ऊपर वालों ने, तीन तीन सजीले बेटे के इतने दिनों बाद तुझ जैसी काली कलूटी मेरी गोद में डालकर। माँ के इस अप्रत्याशित व्यवहार पर वो भी महापाप कर ली, जैसे निरपराध से अपराधबोध से भर उठी थी। दृष्टि पाँवों के पास जमीन पर चिपक कर रह गई थी, कहीं और पाँव वही जमीन में गड्ढे से रह गए थे देर तक। दरअसल कोई माँ इस कदर कठोर नहीं हो सकती। सच है, अन्नी की माँ भी तो कहाँ थी इस कदर कठोर, परंतु मध्यम वर्गीय परिवार में पैसे की किल्लत बनी रहती है, और कोई मानो या ना मानो पैसे प्यार और स्नेह को भी प्रभावित करता है जरूर। अन्नी की माँ भी उसे हर माँ की तरह प्यार ही करती थी, परंतु उसके ब्याह के दानव ने उस प्यार में दाग लगा दिया था। बार बार अन्नी को अस्वीकृत किया जाता रहा। कोई एकाध अगर अन्नी की शकल सूरत पर समझौता करने को तैयार भी होता तो वह दहेज इतना मांग लेता कि उनका यह मध्यम वर्गीय परिवार जुटा ही न पाता। पिता ने तो इतना भी कमाया ही नहीं था, बेटे की कमाई भी अभी शुरुआती दौर में ही थी, अतः अन्नी के साथ साथ उसके माँ बाबूजी का संतुलन भी बिगड़ने ही लगा था। पिता तो फिर भी कुछ दूरी पर ही रहे, पर माँ का हर समय का चिड़चिड़ाहटों से भरा सानिध्य अन्नी को मार गया। सारे समाज के तिरस्कार के साथ अपनी ही माँ के द्वारा तिरस्कृत होकर छलनी हुई वो बोबस लड़की ईश्वर से पूछती, हे ईश्वर, संसार को तो छोड़ो, तुम ही ने कौन सा रहम कर दिया मेरे ऊपर, मेरी जो माँ स्नेह की प्रतिमूर्ति थी उस तक के मन में लिए अयात घृणा भर दी,
तो दूसरे की किसी से क्या आशा रखूं। अजय भैया ना होते तो मैं कभी की मर ही चुकी होती। कभी वह ईश्वर से पूछती, तुमने ये क्या किया प्रभु। सिर्फ आंखों को काली बनाने वाली गाढ़ी काली स्याही मेरी सकल काया पर ही उझेल दी। कभी वो माँ से छिप कर चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी तो कभी बेसन का लेप लगाती। कभी चुपके से अपनी भाभी को गोरेपन के क्रीम लगा लेती। पत्रिकाओं में रंग निखरने के नुक्खे पढ़ती, पर अपनी मौलिकता पर दृढ़ प्रतिज्ञ चेहरे का रंग 19-20 का अंत में तो ना दिखाता। अन्नी ने काया की छरहरी करने के कठिन क्रम में घर के कामकाज का अधिक से अधिक भार खुद पर ले लिया था। खाना भी ना के बराबर ही खाती। खाना के शौकीन वो मासूम लड़की भूखी रहकर अवसाद की चपेट में आने लगी। रोज रोज लड़का खोजने जाते रहने के व्यय और थकान से आजीज आ गए। निम्न मध्य वर्गीय पिता भी उसको ही परेशानी का कारण मानने लगे और उसके प्रति उनकी दृष्टि भी कठोर होते गई, जिससे उसे भीतर की आहत पर डाला। रही सही कसर भाई अजय की नौकरी में व्यवस्था ने पूरी कर दी। वह रात पड़े ही घर में घुस पाता। घर आकर भी कंप्यूटर पर काम करना होता। बचा हुआ थोड़ा बहुत समय पत्नी आभा को भी दे देना ही होता। ऑफिस में वह अन्नी के ब्याह की तमाम जुगत भिड़ा रहा था। अन्नी को बताए बगैर परंतु कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी। परिवार और समाज द्वारा कुछ अनजाने ही और कुछ जानबूझकर की गई उपेक्षाओं के मध्य वह निश्चल निर्मल मन भोली लड़की भ्रमित होकर रह गई। ऊपर से दिल दहला देने वाली हर अस्वीकृति के बाद अपनी ही माँ के ताने उलाहने और अपने ही पिता की कठोर होती दृष्टि सहती वह 31 बरस की आयु में हताश हो उनकी भयानक अस्वीकारों तिरस्कारों उपेक्षाओं और तानों उलाहनों को उसने अपने ही दुपट्टे के साथ मजबूती से बटा और उसका एक सिरा अपने गर्दन में और दूसरा पंखे में छड़ से बांधकर अपनी काली मोटी काया लेकर मौत का झूला झूल गई। वो भोली घरेली लड़की दूसरी पढ़ी लिखी लड़कियों की तरह अपनी भावुकता पर नकेल कसना सीख ही कहाँ पाई थी। परिवार अपनी नासमझियों का यह प्रतिफल सोच भी नहीं सकता था। सब हताश थे, विशेषकर अजय बहुत व्याकुल हो उठा। अजय उसकी पढ़ाई के परंतु अब तो वह स्वयं कमाता था। उसने अन्नी को फिर भी पढ़ाने लिखाने का प्रयास भी किया था, परंतु इस बार अन्नी ध्यान लगा ही नहीं सकी थी पढ़ने लिखने में। अजय को बार बार पश्चाताप होता था कि काश उसने थोड़ा अधिक समय दे दिया होता अन्नी को, तो शायद उसे यूं मरना ना पड़ता। अन्नी की आत्महत्या के ठीक 1 बरस बाद अन्नी के तीसरे यानी सबसे छोटे भाई अजय विश्वास की पहली संतान उसकी बेटी ने जन्म लिया। बच्चे की झलक मात्र ही परिवार का दिल बैठाने के लिए काफी थी। जैसे मरकर भी अन्नी अपने प्यारे भाई अजय से अलग रह नहीं सकी थी और बरस भर बाद इतिहास को दोहराने चुपके से वापस अपने घर चली आई थी। बच्ची का जन्म घर में खासा मातम लेकर आई थी। अन्नी की भयावह मृत्यु का झुंझलाता दृश्य खुद को झांझ पोंछ कर घर के हर सदस्य के दिल में सीना तान कर खड़ा हुआ। सब एक दूसरे से आंखें चुरा रहे थे। कभी दीवार पर टंगी अन्नी की माला चढ़ा तस्वीर को देखते, कभी दृष्टि चुराकर उस नवजात को। रूप रंग को लेकर समाज की खोखली मान्यताओं से उनकी अपेक्षा ने माँ आभा की आंखों से बच्ची के लिए नैसर्गिक ममता को पीछे धकेल दिया था। आभा की आंखों में अन्नी की असमय मृत्यु का आतंक उस नन्ही बच्ची के भविष्य के भय से जुड़ गया था।
जिसे बच्ची के पिता अजय विश्वास ने सहज ही ताड़ लिया। स्त्रियां भी विचित्र ही होती है, खुद कैसी भी आड़ी तिरछी क्यों न हो, परंतु बहू बेटियों में रूप सौंदर्य की कमी उनके लिए घर में जैसे अमावस्या का अंधकार ला पटकती है। कहीं न कहीं अजय तो संतोष ही हुआ था इस रूप में अन्नी के लौट आने का। वह इस बार अन्नी के अथाह प्यार के ऋण से उऋण होने का अवसर पा गया था। जैसे इस बच्ची को योग्य बनाकर माँ, बाबूजी और सारे समाज द्वारा की गई उसकी अपेक्षा और उसके साथ हुई नाइंसाफी के पश्चात से मुक्ति पा जाने का यह रास्ता दिया था। प्रकृति ने उसे वह समझ गया और उसने आभा के पास लेटी बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया था। माँ बाबूजी को उनकी पहली पोती तथा पत्नी को उनकी पहली संतान की बधाई देकर माहौल का थोड़ा हल्का किया। अजय अपने परिवार में सबसे अधिक पढ़ा लिखा था, प्रगतिशील विचारों से भरा युवा, आधुनिक होते समाज का हिस्सा, जो यह जानता था कि आने वाला कल स्त्री का भी होगा, जहां उसके रंग रूप से उसका जीवन प्रभावित नहीं होगा। इसलिए वही कर सकता था यह सब, इसलिए नहीं कि वह पुरुष था, तो वही सोच सकता था। एक स्त्री भी माँ अपनी बेटी के लिए जरा भी नरम नहीं थी, और एक पुरुष भाई ही सही पर अपनी बहन की पीड़ा को समझ सका। अपने लिए उसके निस्वार्थ प्यार को समझ सका था, जिसका प्रतिफल ना जाने दे पाने का पश्चात बारीक सुई की नोक बनकर उसे भीतर तक चुभता रहता। स्त्री अगर अन्नी के स्थान पर कोई और होती, जिसने समाज के घर के इस रूप से अजीज आकर यह कदम उठाया होता, तो संभवतः अजय भी तटस्थ ही रहा होता। परंतु यह तो उसकी लाडली बहन अन्नी के साथ ही हुआ था ना। इस समय उसकी तटस्थता के उसके जीवन को निर्मूल ही कर सकती थी। आभा ने बच्ची का रंग निखारने के लिए कौन सा उपाय नहीं किया, परंतु प्रकृति अभी मिलावटखोरी से बची हुई थी। उसकी ईमानदारी सिद्ध करता बच्ची का पक्का रंग टस से मस्त नहीं हुआ। अपने पसंदीदा फुलकारी वाले जिस गुलाबी दुपट्टे को ओढ़कर अन्नी ने अपने मन में न जाने कितने सपने पोसे होंगे, उस भयावह रात उसी गुलाबी दुपट्टे से बांध कर लटकती हुई अन्नी की लंबी हो गई गर्दन, उसकी फटी हुई आंखें, उसके मुंह से लंबी होकर बाहर निकल आई सफ़ेद जीभ, पंखे से लटकी उसकी काली मोटी शकल कारा। रात की आंखें बंद करते ही अक्सर आभा की आंखें झूलने लगती और वो भयभीत हो अचानक चीख पड़ती। अजय ने उसके अनकहे भय को भाप लिया था। इकलौती लाडली बहन को खो देने का दुख भूलने का तो प्रश्न ही कहा था। अभी तो अजय उसकी आत्महत्या के कारण से ही समझौता नहीं कर पाया था। इस बच्ची ने उसके घर में जन्म लेकर तो जैसे उपकार ही किया था उस पर। उसकी आत्मा से अन्नी की तर्कहीन आत्मा का बोझ उतारने का उपकार। बचपन के वो दिन याद थे उसे, जब अन्नी सबको छोड़कर छोटे भैया कहती उसके पीछे दौड़ती रहती। अजय के सिवा उसे किसी का साथ बिल्कुल भी तो ना सुहाता। माँ सारे बच्चे को खाने की चीज़ें बांटती तो अन्नी अपना हिस्सा भी अजय को देने लगती। अजय थोड़ा सा लेकर प्यार से उसे अपने पास बैठाकर बाकी उसे ही खिला देती, और वो अजय से 6-7 बरस छोटी अन्नी खुश होकर उसके कंधों पर झूल जाती। और वह बात वो कैसे भूल सकता था, जब अजय ट्यूशन जाने के लिए साइकिल की जिद कर रहा था और बाबूजी ने साफ मना कर दिया था, तो अजय खूब दुखी हुआ था। तब नन्ही सी अन्नी ने अपने छितरे हुए बालों के पीछे छिपे कानों से अपनी छोटी छोटी बालियों उतारी और उसे देकर कहा था, छोटे भैया, इससे बदले में पैसे मिलते हैं। हाँ हाँ सच्ची,
एक दिन माँ ने बाबूजी तो यही तरह इस अन्य तरह दिए थे। सच्ची बता रही हूँ भैया, तुम साइकिल ले लेना इसके बदले वाले पैसे में। उस दिन अजय ने अपनी उस मासूम बहन को अपने गले से लगा लिया था और वो नन्ही नन्ही बालियों उसके कानों में ही पहना दी थी, यह कहकर कि साइकिल मैं बाद में लूँगा। और फिर उसने माँ बाबूजी से कभी साइकिल की जिद नहीं की थी। एक बार जब वह इंजीनियरिंग के लिए हॉस्टल चला गया था, तब अन्नी को बुखार आ गया था। तेज बुखार में वह बड़बड़ाती, छोटे भैया आ जाओ। जब दवाइयों से बुखार उतरा ही नहीं, तो डॉक्टर ने उसके छोटे भैया को ही बुलाने की सलाह दी थी। अजय को आना ही पड़ा था, तभी बुखार उतरा था अन्नी का। फिर बोलकर गया कि वह हर हफ्ते उसे खत खिलाएगा और पड़ोसी गुप्ता अंकल के फ़ोन पर हर हफ्ते फ़ोन भी करेगा उसे। तब कहीं वापस जा पाया था अजय, कहाँ भूल पाया था अपनी पढ़ाई की जगती अनगिनत रातें, जिनमें छोटी सी अन्नी ने अपनी नींदें कुर्बान की थी उसका साथ देने के लिए। उसके पास चुपचाप बैठी गोल मटोल अन्नी पहले तो स्कूल की किताबें पढ़ती थी। जब तक थक जाती तो कभी चंदा मामा पढ़ती, कभी माँ द्वारा दिन में बिन्ने को दिए चावल की ही बीनती रहती देर तक। भाई को नींद आती तो धाप धाप चलकर छोटी सी अन्नी उसके लिए झट से चाय ले आती, दो चार बातें सुनाती, न जाने कहाँ कहाँ से चुटकुल्ले सुनाती, खूब हंसाती और उसे पुनः स्फूर्ति कर देती। खाने में जब भी कुछ विशेष बनता, सबसे ज़्यादा उसके लिए ही ले आती। अपने जोड़े हुए पैसे उसे पिकनिक या शॉपिंग के लिए दे देती। उसका कमरा सबसे अच्छी तरह झाड़ती पोंछती, उसके लिए पिता तक से लड़ जाती। और भी ना जाने उसकी बातें थी जिसे चाहकर भी भूल ही ना सकता था वह। अजय भी उसे असीम स्नेह करता। यूं भी उसकी भाई को बहन के शारीरिक सौंदर्य से भला क्या सरोकार, उसे तो दिखाई देता है सिर्फ मन। जो गलतियां अन्नी के साथ हुई वो इस बच्ची के साथ हरगिज नहीं दोहराई जाएगी, ऐसा निश्चय किया अजय ने। माता पिता और पत्नी के लाख आग्रहों के बावजूद अजय ने किसी दूसरी संतान के विषय में सोचा तक नहीं। अपनी वंश परंपरा का संवाहक उसने अपनी बेटी को ही बनाया। परिवार की दूसरी संतान के आग्रह पर वह हर बार यही तर्क देता कि माँ बाबूजी, अगर अन्नी भी आपकी इकलौती संतान होती तो क्या आप उसकी शिक्षा और व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देते? और अगर वो भी हम तीनों भाइयों की तरह बड़ी बड़ी कंपनियों की कमान संभाल रही होती तो क्या अपनी बुद्धि को एक तरफ रख कर अपने लिए लिपा गाढ़ा काला रंग ही देखती रहती? 85 पढ़े लिखे लोगों की मुखिया बनकर अपने कैरियर के चमचमाते प्रभात के आगे तन पर चढ़ी झांझ को ही हावी होने देती खुद पर। बेटी की अधिकतम जिम्मेदारियां उसने स्वयं उठाने की उद्घोष कर दिया। घर में पंडित से नामकरण न करवा कर नाम ही स्वयं ही रखा, मेघा विश्वास। माँ ने समझाना चाहा, बेटिया तो माँ के सान्निध्य में ही ठीक पलती है बेटा। अजय स्वयं को पल भर भी नहीं रोक सका था। माँ को कड़वा उत्तर दिए बगैर इस बच्ची के लिए आभा की आंखों में मैंने वही तिरस्कार देखा। माँ, जो अन्नी के लिए कोई लड़का न मिलने पर तुम्हारी आंख में आ गया था, उसके लिए क्षमा करना माँ। तुम स्त्री होकर भी क्या अपनी इकलौती मासूम बेटी का दुख समझ पाई थी? अगर तुम अड़ गई होती कि बेटों की तरह ही तुम्हारी बेटी भी उच्च शिक्षा लेगी तो क्या बाबूजी को नहीं मानना पड़ता? अजय अपने भीतर तेजाब से खेलते अपराध बोध से तिलमिलाकर माँ ने अजय को रोकना चाहा, परंतु वह रुक नहीं सकी थी उसे, बल्कि वह भी उस उग्र होकर बोला था, तुम तो चुप ही रहो माँ। माँ होकर भी कहाँ देख पाई थी अपनी तुम अन्नी के भीतर की बेचैनी।
कि अपने काले रंग के बस जरा सा निखर लेने की कितनी ललक होने लगी थी। उसे अपने अंतिम दिनों में मैंने देखा था, उसे घोर अवसाद में घिरकर चुपके चुपके अकेले आंसू बहाते हुए। पुरुष होकर भी मैंने महसूस की थी उसकी छोटी छोटी आंखों में समाई विकराल विवशता। हाँ, मैंने देखी थी उसके सहती शांत व्यवहार के भीतर कलेजा चीर देने वाली भयानक उथल पुथल। मुझसे छिपाया नहीं था उसकी फीकी मुस्कान के पीछे का तड़पता कर रख देने वाला भयानक रुदन में। उसका प्यारा भाई ही सही, पर था तो पुरुष ही। कैसे कह पाती वो निरीह अपने मन की सब कुछ खोल कर मुझसे, अजय अब बस भी कर। माँ अपने कानों पर हाथ रख कर रोने लगी थी। तुम कहती हो मैं अपनी इस नन्ही सी बच्ची को आभा से भरोसा छोड़ दूं? नहीं माँ, मैं अन्नी को दोबारा मरने नहीं दे सकती। तो दोस्तों, आज की इस कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना। धन्यवाद।